भगवान से डरो मामी। किसी भी अनाथ के साथ अगर आप इतना जुल्म करेंगी तो ये भगवान को भी पसंद नहीं आएगा। मैं तड़प कर उनसे कह रही थी। तभी उन्होंने अगले ही पल गुस्से में आकर मेरे ऊपर उबलती हुई चाय फेंक दी। मेरा आधा चेहरा जल गया। मैं दर्द में तड़पती हुई बुरी तरह से चीखने लगी। मेरे मुंह से सिर्फ हे भगवान मुझे बचा ले यही निकल रहा था। मामी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब रात को मामा मुझे खाना खिलाने के लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो मैंने तड़प कर उनसे कहा कि जब तक भगवान मुझे इंसाफ नहीं देगा मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर उसी रात कहर टूटा जब मेरी मामी। वो रात बहुत ही मुश्किल से कटी। भगवान का नाम लेते हुए जैसे तैसे सुबह का सूरज निकला। मैं नहा धोकर पूजा पाठ करने लगी। मेरा दिल बुरी तरह से खौफ का शिकार था। सुबह जब तक उजाला नहीं हुआ तब तक मैं बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। लेकिन मेरी मामी का ये हुक्म था कि सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने से पहले ही मुझे उठना होगा और घर के सारे काम निपटाने होंगे। लेकिन आज मुझे इतनी तेज बुखार था कि उसकी शिद्दत की वजह से बहुत कमजोरी लग रही थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठकर घर का काम करूं। मेरा पूरा बदन दर्द से चूर चूर हो रहा था। यहाँ तक कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा तब भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने बड़ी ही बेरुखी से घड़ी की तरफ देखा तो वो 8 बजे दिखा रही थी। जैसे तैसे उठकर मैंने दरवाज़ा खोला। मेरी यह हालत कल रात की दावत की वजह से हुई थी क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी मामी ने जो दावत रखी थी उसमें जितने भी बर्तन हुए थे वो सारे के सारे मुझसे ही धुलवाए थे और इसी वजह से आज मुझे तेज बुखार आ गया था। मुझ में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खुद से खोल पाती। मैं जरा सा देर क्या हुई दरवाज़ा जोर जोर से पीटा जाने लगा। मेरी मामी का गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। दरवाजे को जिस तरह से पीटा जा रहा था उससे साफ लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उन्होंने मुझे देखा और गुस्से में बोली, कहाँ मर गई थी? वैसे तो सुबह के 7 बजे तक चाय बना देती है लेकिन आज 8 बज रहे हैं और अभी तक बिस्तर तोड़ रही है। आजकल तेरी मक्कारी बढ़ती जा रही है इसलिए बिस्तर से तेरी कमर चिपक गई है। मैंने बड़े ही अफसोस भरी नज़रों से मामी की तरफ देखा और कहा, मामी आज मुझे बहुत तेज बुखार है। उन्होंने ताना मारते हुए हंसकर कहा, ये बुखार तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? तुम्हें चाहे जितना बुखार क्यों ना हो लेकिन तुम अब तक हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए बैठी हो। अब ये मामूली सा बुखार भला तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? उठो, बहाने मत बनाओ और काम करो। उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे तैसे करके मैं किचन तक पहुंची तो देखा कि वहां चाय बन चुकी थी। जब मैं मामी की तरफ देख रही थी वो फिर तीखे लहजे में बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना यहाँ कोई काम नहीं हो सकता? तुम्हें चाय पीनी है? अगले ही पल उन्होंने चाय एक कप में डाली और फिर जो किया वो तो मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने अचानक वही गरम गरम चाय की प्याली मेरे ऊपर उड़ेल दी। पूरे घर में मेरी चीखें गूंजने लगी। मेरा आधा चेहरा जल गया। यहाँ तक कि चाय के छींटे मेरे हाथ और पैरों पर भी पड़े। चाय की प्याली टूट कर बिखर चुकी थी और घर में मेरी चीखें गूंज रही थीं। मैं जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। सारे घर वाले उठकर आ गए लेकिन किसी तमाशबीन की तरह सब कुछ देखकर वापस लौट गए क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ नया नहीं था। मामी ने जो सजा दी थी वो मेरे लिए जानलेवा थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। दर्द की शिद्दत से तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। बुखार की वजह से मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। हैरानी की बात थी कि इस हालत में भी मामी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे धक्का देकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। मैंने उनसे कहा, मामी एक अनाथ पर कम से कम इतना जुल्म मत करो। लेकिन उन्होंने जैसे अपने कानों पर रुई लगा रखी हो। फिर मुझे कुछ भी कहने और सुनने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं वहीं बैठकर अपने दर्द को सहती रही। धीरे धीरे सारा दिन गुजर गया। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, लेकिन उनके अंदर तो एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मुझे अपना अतीत याद आने लगा। मैं इस वक्त 23 साल की थी और इन 23 सालों में मैंने उनके जुल्म सितम को बर्दाश्त करते हुए कई साल गुजारे थे। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजा। शायद रात का वक्त था।
मैं रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी मामी को उनके जुल्म का अंजाम मिले, क्योंकि अब मेरी सहने की ताकत खत्म हो गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मामा खड़े थे। मैं उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी और मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी अपनी पत्नी को नहीं कहा। उन्होंने आगे बढ़कर अपने हाथ में मौजूद प्लेट में रखा खाना मुझे दिया और कहा, मैं अब उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक भगवान इंसाफ नहीं करेगा। तुम्हारे साथ तो हमदर्दी करना ही बेकार है। अपनी पत्नी से मैं लड़ झगड़ कर तुम्हें खाना देने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर की अकड़ कब खत्म होगी। मैं सोचने लगी कि मामा किस अकड़ की बात कर रहे हैं, वो अकड़ जो मेरे अंदर है ही नहीं। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक बंद कमरे के बाहर काफी तेज आवाजें सुनाई दी। मैं हैरान रह गई, लेकिन बाहर नहीं जा सकती थी। उन चीखों को सुनकर मुझे लगने लगा कि शायद मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। तभी अचानक किसी ने दौड़कर दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाला। सामने जो मंजर था वो मैं बयां करने के काबिल नहीं थी। उसके बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद मुझे भगवान के इंसाफ पर यकीन हो गया। मामी के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे महसूस हुआ कि भगवान किसी अनाथ की बद्दुआ को कभी बेकार नहीं जाने देते। मेरी मामी ने मेरे साथ जो किया उसका अंजाम उन्हें अच्छे से मिला। मुझे अपना अतीत का हर एक लम्हा याद आने लगा। ये शायद इतने सालों के सफर का फल था जो मुझे एक पल में मिल गया। वो मंजर इतना भयंकर था कि देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा नाम सीमा है। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने अपने माँ बाप के बीच कभी भी प्यार मोहब्बत नहीं देखा, बल्कि हमेशा उन्हें आपस में लड़ते झगड़ते हुए ही देखा। इस सब ने मेरे मन पर बहुत बुरा असर डाला। बहुत कम उम्र में ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि मेरी आने वाली जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। मेरे माँ बाप के बीच झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। हमेशा से मुझे ऐसा ही माहौल मिला। इसी माहौल में मैं पली बड़ी। मैं हमेशा अपनी माँ के चेहरे पर चोटों के निशान देखती थी। हालात के जो निशान थे, इन सब की वजह से मेरी माँ की सूरत ही बदल गई थी। रात को नींद न आने के कारण मैं चुपके चुपके महज 7 साल की उम्र में भी रोती रहती थी और कभी भी किसी को इस बारे में कोई एहसास नहीं होता था। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन जब मैं स्कूल से पढ़ाई करके घर वापस आई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन मेरी मैडम ने मेरी खूब तारीफ की थी। उन्होंने मुझे बहुत सराहा था और इस वजह से मैं अपनी खुशी किसी से साझा करने के लिए बेताब थी। मैंने महज 7 साल की उम्र में ही इस खुशी को जाहिर करने के लिए स्कूल से आते ही भागकर अपनी माँ को गले से लगा लिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। इस वाक्य ने मेरे मन पर बहुत बुरा असर डाला। उसी वक्त मेरे पिताजी सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक बेल्ट था और फिर उसी दिन उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को बहुत पीटा, इतना ज्यादा कि वो लहूलुहान हो गई। मैं लगातार रोती रही, चिल्लाती रही और डरती रही। खौफजदा होकर मैंने अपने पापा को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बिना देखे ही बेल्ट से मार दिया और मैं नीचे गिर गई। मैं भी काफी जख्मी हो गई। यही वो पल था जब मेरी माँ ने अपनी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पिताजी से कहा कि अब वो उन्हें तलाक दे देंगी। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो भी हद से ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने भी तुरंत ही माँ को तलाक देने का फैसला कर लिया। अगले ही पल मेरे पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं रोती हुई निगाहों से अपने पापा की तरफ देखती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। उस वक्त मेरी माँ मुझे लेकर अपने भाई के घर आ गई और तभी से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मामा मामी का घर ही अब हमारा ठिकाना बन गया। जब मामी ने हमें देखा तो वे हमारी हालत देखकर सब कुछ समझ गईं। उन्होंने माँ से पूछा, क्या हुआ, आज फिर मार खाकर आई हो? 2 दिन बाद तुम यहाँ से चली जाओगी ना? माँ चुपचाप रोती रही। जब मामा घर लौटे तो माँ ने उन्हें बताया, अब मैं उस घर में मरकर भी नहीं जाऊंगी। उन्होंने आज मुझे बहुत मारा है, अब मैंने फैसला कर लिया है। ये कहते हुए माँ ने अपने सारे जख्म मामा को दिखा दिए। ये सब देखकर मामी के हाव भाव बदल गए। उन्हें लगा था कि माँ हमेशा की तरह पिटती रहेगी, लेकिन आज वो चुप नहीं रही। माँ का फैसला सुनकर मामी चौंक गई। गुस्से में उन्होंने अपने हाथ का गिलास जमीन पर पटक दिया और कमरे में चली गई।
ये उनके गुस्से का इशारा था, जैसे कह रही हो कि तुम अपना घर उजाड़ कर अब मेरे घर पर मुझ पर हुकूमत करने आ गई हो। मामा ने उस वक्त मामी की बात को अनदेखा किया और माँ को सहारा दिया। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मामा की हमदर्दी उस वक्त तो काम आ गई, लेकिन इसके बाद माँ उनके घर की गुलाम बनकर रह गई। माँ ने नौकरी शुरू कर दी और मैं उनके रहमो करम पर निर्भर हो गई। पिताजी अच्छी आमदनी करते थे और मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। माँ ने कोशिश की कि मुझे उसी स्कूल में बनाए रखें, लेकिन मामी के लगातार तानों के कारण उन्होंने मुझे मजबूरी में स्कूल से निकाल लिया। फिर जिंदगी बदलने लगी, मैं घर पर ही रहने लगी। माँ ने कोशिश की कि किसी और स्कूल में मेरा दाखिला करवा दे, लेकिन हर बार मामी आड़े आ जाती। वो कहती, अगर इसका खर्चा तुम उठाओ तो ही पढ़ाओ, हम इसलिए नहीं कमाते कि सब तुम पर ही खर्च हो। माँ खामोश हो जाती। उनकी नौकरी की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि सारे खर्च उठा सकें। माँ के नौकरी करने के बावजूद मैं मजबूर थी और दूसरों के रहमो करम पर जी रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मामा ने माँ के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये बात माँ को बताई तो माँ ने साफ मना कर दिया। उसी दिन मामी हमारे कमरे में आई। वो कमरा क्या था, बस एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें एक छोटा सा पलंग था। मैं और माँ उसी पर सोते थे। मैं अब लगभग 8 साल की हो गई थी और स्कूल की शक्ल भी भूल चुकी थी। मेरा अब तक का सबसे प्यारा दिन वही था जब मैडम ने मेरी तारीफ की थी। मैं उस दिन को फिर से उम्मीद करने लगी, लेकिन शायद मेरी माँ बहुत मजबूर थी। मामी ने माँ से कहा, तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? भले ही वो आदमी 50 साल का है और उसके 2 बेटे हैं, लेकिन वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पाल लेगा। क्या तुम सारी उम्र हमारे ही सीने पर मूंग दलती रहोगी? कहते हुए उन्होंने मुझे भी बहुत बुरी तरह झंझोड़ा, क्योंकि मैं बार बार माँ से लिपट कर मामी को बात करने से रोक रही थी। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। ये मेरा दूसरा थप्पड़ था। पहला थप्पड़ तो मुझे पापा से मिला था, जो आज तक मैं नहीं भूली हूँ। बस उसी दिन से मामी का डर मेरे दिल में बैठ गया, वरना मैं उन्हें एक अच्छी इंसान समझती थी। लेकिन जब उन्होंने भी मेरी माँ से उस तरह लड़ाई की तो उनकी तस्वीर भी मेरे पिता जैसी ही हो गई, क्योंकि वो भी मेरी माँ से इसी तरह से झगड़ा करते थे। मैंने दिल से सोचना शुरू कर दिया कि वो औरत भी मेरे पिताजी की तरह ही अपनी बातों के तीर से मेरी माँ को लहूलुहान करती रहेगी। ये मेरे लिए हरगिज भी भरोसे के काबिल नहीं था। फिर वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी माँ ने इन सब बातों की हद से ज़्यादा टेंशन ले ली। उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी कम थी। उनकी शादी ही 18 साल की उम्र में हो गई थी और तलाक भी इतनी जल्दी हो गया था। इतने कम समय में मेरी माँ ने जिंदगी के अलग अलग रंगों के कई अनुभव कर लिए थे, और फिर वो हुआ जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं 8 साल की हो चुकी थी। बार बार मामी के तानों ने मेरी माँ को जिंदगी से बेजार कर दिया, और फिर उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। वो खत मुझे सुबह ही उनके तकिए के पास मिला। यहाँ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मेरी माँ ने मुझे घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मैं इतनी काबिल तो हो गई थी कि अब मैं शब्दों को अच्छे से जोड़कर पढ़ने लगी थी। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही है। मैं अपनी बहुत कोशिशों के बावजूद भी जी नहीं पा रही हूँ। अब बस मेरी एकमात्र उम्मीद तुम ही हो। लेकिन फिर भी मेरा दिल बंद होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें कुछ ही देर चलेंगी और मेरे दिल का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं दोबारा जिंदगी में अब और कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उस दिन जब मैं दौड़कर बाहर आई और उस चिट्ठी को पढ़ा तो मुझे अपने दिल में हद से ज़्यादा डर महसूस हुआ। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। बाहर का नज़ारा बहुत ही भयानक था, क्योंकि बीच आंगन में मेरी माँ बेसुध पड़ी थी। मेरी मामी जोर जोर से चिल्लाकर रोने का नाटक करने लगी। मेरे मामा भी रो रहे थे और मामा के बच्चों की आंखों में भी आंसू थे। मैं जैसे ही भागकर वहां पहुंची तो देखा कि मेरी माँ की सांसें नहीं चल रही थी। मामी ने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझसे कहने लगी, तुम आज से अनाथ हो गई। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। 8 साल की उम्र तक मेरा जहन काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका था। मैं जोर जोर से रोने लगी। वहाँ मौजूद तमाम लोग मुझे दिलासा देने लगे, लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत हो गई।
वे कैसे लोग थे जो मेरी माँ को इस अंजाम तक पहुंचाने के बाद मुझ पर हमदर्दी जता रहे थे। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि यही लोग मेरे दुश्मन हैं। इन्हीं की वजह से मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तो बस मेरी सबसे बदतर जिंदगी की शुरुआत थी। इसके बाद मुझे जो कुछ भी सहना था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ये तो मेरी हिम्मत थी जो मैंने इसके बाद भी मामी के कई जुल्म सहे। मुझे नहीं पता था कि मामी अब एक क्रूर औरत बन जाएगी और मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मेरी माँ के देहांत को सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे, लेकिन मामी के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। लोगों के सामने वो प्यार जताकर मुझसे हमदर्दी करती थी, लेकिन उनकी असलियत मुझे 3 दिन के भीतर ही समझ आ गई थी। उन्होंने तड़के सुबह सुबह मुझे कमरे में आकर उठाया और कहने लगी, चल उठ, क्या सारा दिन पलक तोड़ेगी? तेरी माँ तो अब इस दुनिया से चली गई है और जाते जाते हमारे माथे पर अपनी जान लेने का कलंक लगा गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जरूर इसके भाई भाभी ने उसे ठीक से नहीं रखा होगा, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। सब लोग तुझ पर तरस खा रहे हैं, जबकि तू तरस खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इन सारी बातों को समझने के लायक मैं नहीं थी, इसलिए बस रोने लगी। लेकिन फिर भी मामी को मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं आया। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में मुझे सुबह सुबह ही उठाकर रसोई में खड़ा कर दिया और कहने लगी कि अब ये पूरा किचन मुझे साफ करना है। मुझे घर के काम करना नहीं आता था, इसलिए जब मैंने बर्तन धोने शुरू किए तो कांच के कई बर्तन टूट गए। ये देखकर मामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस रात उन्होंने मुझे लकड़ी के डंडे से बहुत मारा और मैं वहीं रोते रोते आंगन में सो गई। अपनी माँ को याद करते करते मेरी आंख लग गई। उस वक्त मैंने सपना देखा कि मेरी माँ खूब हंस रही है, मेरे साथ खेल रही है और मुझे अपने पास बुला रही है। लेकिन जैसे ही मैं उनकी तरफ बढ़ती हूँ, हमारे बीच में एक दीवार बन जाती है। तभी अचानक मेरी आंख खुल जाती है। मैं सोचने लगी कि ये सपना कैसा था। सच कहूँ तो ये सपना ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी खत्म नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था और मैं चाहती थी कि वो मुस्कान कभी खत्म ना हो। लेकिन फिर मामी की तेज आवाज ने मेरी आंखें खोल दी। शायद वो रात का कोई आखिरी पहर था। मैं हद से ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए तुरंत दौड़कर मामी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो तो इस वक्त एक क्रूर औरत बनी बैठी हैं और मुझे दुख और तकलीफ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मुझे उनकी बातें करने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उनके कमरे से नहीं, बल्कि उनके कमरे के बगल में मौजूद गैलरी से आ रही थी। मैं जब उस तरफ झांकने लगी तो देखा कि वो किसी को पैसे दे रही थी और कह रही थी, तुम अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि ये सब कुछ हमने आपस में मिल बांट कर तय किया है। किसी को कुछ भी मत बताना, ये तुम्हारा मुआवजा है। मेरा छोटा सा मन ये सब कुछ भला कहाँ समझ सकता था, लेकिन मैंने जो कुछ सुना उससे मेरे छोटे से मन ने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, जो कि अब छोटा नहीं रहा था, अब वो काफी हद तक बड़ा हो चुका था। जुल्म के साथ साथ वो इस बात का भी आदी हो चुका था कि जालिम कौन है। मामी ने उस दिन उस आदमी को पैसे देकर वहां से रवाना कर दिया और कहा कि मैंने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। सबको लगा कि उसने अपनी जान खुद ही ले ली है, जबकि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसे तो खाने में जहर दिया गया था। ये सब सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मेरी चीख निकल गई। मामी ने मेरी चीख सुन ली, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उन्होंने देखा कि ये सारी बातें मैंने वहीं खड़े होकर सुनी हैं और ये चीख भी मेरी ही थी, तो उन्होंने तुरंत मुझे अपनी क्रूरता का निशाना बना डाला। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी थी। उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया, वही स्टोर रूम जिससे वो मुझे हमेशा डराया करती थी कि वहां ढेर सारे चूहे और छिपकलियां रहती हैं। कहती थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और मुझे परेशान करोगी तो मैं तुम्हें इसी स्टोर रूम में बंद कर दूंगी। आज खुद को चूहों और छिपकलियों के बीच देखकर भी मैं नहीं रोई, क्योंकि जो हकीकत मुझे पता चली थी वो इतनी भयानक थी कि अगर मैं मामा को बता देती तो मामी का घर पूरी तरह से बिखर जाता और फिर वो खुद पर कैसे इतना फक्र करती। मैं डर के मारे बिल्कुल चुप हो गई थी। मामी की क्रूरता ने मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को पूरी तरह से भूल चुकी हूँ।
अगली सुबह जब उन्होंने मुझे स्टोर रूम से बाहर निकाला तो मैं बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी। उनके आदेश पर मैं सारे काम लगातार करती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा कर दिया था कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम भी अपनी माँ की तरह बेमौत मारी जाओगी। वो मेरी माँ की कातिल थी और मेरी आंखों के सामने खुली घूमती फिरती रही और मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैं अंदर ही अंदर इस बात का सदमा लेकर धीरे धीरे बड़ी होती रही। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, बस हर पल अपनी माँ को याद करके रोती रहती। मेरे लिए रातें बहुत मुश्किल होती थी। कभी मुझे किचन एरिया में सोना पड़ता था तो कभी कमरे के बाहर, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। अब मामी के बच्चे भी बड़े हो गए थे। घर में मौजूद 6 कमरों में से 4 कमरे उनके बच्चों के पास थे। मामा मामी का एक कमरा था और एक गेस्ट रूम था। मुझे अक्सर उसी गेस्ट रूम में सोना पड़ता था, लेकिन मामी को ये बात भी बर्दाश्त नहीं थी। वो अक्सर मुझे वहां से भी हटा देती थी, ये कहकर कि कल मेहमान आने वाले हैं, कभी कहती परसों आएंगे। मामी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटियां मुझसे बड़ी थीं और बेटे छोटे, लेकिन वे सब मुझे अपनी नौकरानी समझते थे। कभी उनकी बड़ी बेटी मुझे अपने कपड़े प्रेस करने को देती तो उनका छोटा बेटा मुझसे सारा होमवर्क करवाता। रात को जब मैं थकी हारी सोने की जगह तलाश करती तो ये सब अपने काम मेरे पास ले आते। अगर मैं मना करती तो मामी का कहर मुझ पर टूट पड़ता। मैं उनके लिए एक फुल टाइम नौकरानी थी, एक ऐसी नौकरानी जिसे तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं थी। बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी और वो भी तब मिलती थी जब सब खाना खा चुके होते और बचे हुए टुकड़ों में से मुझे खाना पड़ता था। मैं अक्सर भगवान को याद करके रोती रहती थी। मैं आपको ये बताती चलूं कि जब मामा को मुझ पर थोड़ा तरस आया तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें लाकर दी थी और कहा कि तुम इनको पढ़ो और एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें पढ़ाना अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मामी को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने चुपचाप मेरे पास से किताबें लेकर कहीं छुपा दी और सीधे तौर पर कह दिया कि अब ये क्या पढ़ेगी, इसने तो अपनी किताबें फाड़ डाली हैं। इतना बड़ा झूठ सुनकर मेरा दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाऊं। अब मैं लगभग 15 साल की हो चुकी थी। इन बीते सालों में उन्होंने मुझ पर जुल्म करने की सारी हदें पार कर दी थी और मैं चुपचाप सहती रही। वो रात जो मैंने बचपन में सुना था मेरे सीने में दफन था और अब भी मुझे याद था। मामी की बेटियां अब शादी के काबिल हो चुकी थीं, इसलिए उनके रिश्ते आने लगे थे। मैं मामी की बेटियों से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए मामी ने मुझ पर ये पाबंदी लगा दी कि जब भी कोई मेहमान घर में आएगा तो मैं घर के पीछे बने छोटे से कमरे में छुप जाया करूं। वो कमरा बहुत बदबूदार था, जहां गटर की लाइनें थीं। वो अक्सर मुझे पूरा दिन उसी कमरे में बिठाए रखती थी। काम तो सारा मुझसे ही करवाती थी, सफाई, खाना पकाना। लेकिन जब रिश्ते वाले आते तो मुझे धमकाकर उस कमरे में भेज देती। मेरे मामा को मामी की इन हरकतों की भनक नहीं थी। हाँ, वो इतना जानते थे कि मामी मुझे पसंद नहीं करती। इसीलिए जब मामी ने किताबों की बात कही तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और खुद किताबों की तलाश में लग गए। जब उन्हें किताबें मिल गईं, तो फिर उन्होंने वापस आकर मुझे वो सारी किताबें थमा दी। मैं चुपके चुपके रातों को जाग जाग कर एग्जाम की तैयारी करने लगी। जब मैंने उन किताबों को समझकर और पड़ोस में रहने वाली लड़कियों से किताबों से जुड़ी चीजें पूछ पूछ कर अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया था, तब जाकर मेरी पढ़ाई में सुधार हुआ। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो मामा ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया और उन्होंने मामी को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया था कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो चुपचाप पढ़ो, तुम्हारी मामी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मैं प्राइवेट तौर पर पढ़ने लगी थी। मैंने अपनी सारी किताबें भी छुपा दी थी। मामी उस समय अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर ध्यान देना अब बंद कर दिया था और इसी कारण मैं अब सुकून की सांस लेने लगी थी। अलबत्ता घर के सारे कामों का बोझ अभी भी मेरे सिर पर ज्यों का त्यों ही था। हफ्ते में पूरे घर के कपड़े पहले मुझे ही धोने पड़ते, फिर उन्हें सुखाने के बाद छत से उतार कर तय करके रखना और हर एक के कमरे में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। मैं हफ्ते में 6 दिन खाना पकाती और जब मामा घर पर होते तो उन्हें दिखाने के लिए मामी बस 1 दिन सेवा करती थी। इसके अलावा रोजमर्रा की सफाई भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। उनसे जितना हो सकता था वो ज्यादा से ज्यादा काम मुझसे ही करवाती थी। अब इतने सालों से काम करने की वजह से मुझे भी इन सारे कामों को करने की आदत हो गई थी।
अभी 2-3 हफ्तों से उन्होंने मुझे जली कटी सुनाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो कुछ परेशान नजर आने लगी थी। मालूम करने पर पता चला कि उनकी बड़ी बेटी को अपने क्लास का कोई लड़का पसंद आ गया है, लेकिन मामा इस बात पर राजी नहीं है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उसके लिए रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत ही शानदार घर में रिश्ता देखा गया था। वो लोग उनकी बड़ी बेटी को देखने आए थे और यही मुझसे गलती हो गई। वे लोग जल्दी पहुंच गए थे और मैंने अब तक टेबल नहीं सजाई थी। जैसे ही मैंने टेबल सजाकर वहां से जाने लगी, उनके बेटे ने मुझे देख लिया और उसने धीरे से अपनी माँ को इशारा किया। उन लोगों ने मामी से मेरे बारे में पूछा तो एक लम्हे के लिए मामी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मामी ने तुरंत बहाना बनाया कि बेटा, ये तो नौकरानी है। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने आगे बढ़कर उनकी बात को काटना चाहा, लेकिन मामी की तेज आंखों की आग को देखकर मेरा पूरा वजूद डर के मारे कांपने लगा। मैं रोते हुए अंदर चली गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो मामी ने बात संभालने के लिए उनसे कहा कि ये लड़की थोड़ी ज्यादा इमोशनल है, इसे अपनी मरी हुई माँ बहुत ज्यादा याद आती है और इसीलिए ये रो रही है। वे लोग निश्चिंत हो गए और फिर वहां से चले गए। लेकिन इसके बाद जो कहर मेरी जिंदगी में टूटा वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मामी स्टोर रूम में तुरंत बौखलाई हुई आई और उन्होंने मेरे बालों को कसकर पकड़कर खींचा और मुझे जमीन पर पटक दिया। उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने तुझे ये बताया था कि तू उन लोगों के सामने आए? क्या मैंने तुझे साफ साफ नहीं समझाया था कि तू मेहमानों के सामने नहीं आएगी? मैंने रोते हुए अपनी सफाई देने लगी कि मैं जानबूझकर मेहमानों के सामने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो वहां टेबल सजा रही थी और तभी अचानक वो लोग आ गए और उन्होंने मुझे खुद ही देख लिया। उन्होंने तो मुझसे पूछा भी था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि आपने ही उल्टा मुझे नौकरानी बता दिया। मैं शिकायत करती हुई नजरों से उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आज मुझे खा जाने को तैयार हैं। उन्होंने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मुझ पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। उनकी बड़ी बेटी भी वहां मौजूद थी, जो जहर उगलने लगी। वो कहने लगी, ये लड़की अगर यहाँ पर रही तो हम दोनों बहनों का रिश्ता कभी भी तय नहीं हो सकता। शक्ल सूरत थोड़ी ज्यादा बेहतर मिल गई है इसे, तो अब इसे इसका हिसाब देना होगा। मामी ने उसे उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश करने के बाद कहा, जा किचन में जाकर काम कर, वहां पर बहुत सारे बर्तन धोने को पड़े हैं, वो जाकर बर्तन धोकर रख। मैं रोती रोती उनकी बात में सिर हिलाया। ये ठंड का मौसम था, दिसंबर के दिन चल रहे थे। मैंने जैसे तैसे करके इतनी कड़कड़ाती ठंड में नल से आने वाले बर्फीले पानी से सारे बर्तन धोए। रात हुई तो मुझे हल्का हल्का बुखार सा महसूस होने लगा। 2 दिन से मुझे अपने शरीर में काफी दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने उस दर्द को किसी से भी बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे वैसे भी अपने काम से कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। इस बीच मामी न जाने क्यों चुप सी हो गई थी। उनके दिमाग में कुछ चलने लगा था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। बर्तन धोकर जैसे ही मैं फ्री हुई और पीछे पलटी तो वो मुझे अपने सिर पर ही खड़ी दिखाई दी। कहने लगी, तुम आज यहीं पर सोना, तुम्हें तुम्हारे कमरे में सोने की कोई इजाजत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद मामी ने अचानक मुझे मेरे कमरे में जाकर लेटने की इजाजत दे दी। उनकी इस मेहरबानी की वजह मुझे समझ में नहीं आई। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। सारा दिन मैंने काम किया, मेहमानों के लिए खाना तैयार किया और अब उन लोगों के जाने के बाद भी किचन का सारा फैला काम मैंने ही समेटा। मामी की बेटियां लॉन्ज में सोफे पर चढ़कर आराम से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रही थी। मैं उनकी किस्मत को देखकर जलन करते हुए अपनी किस्मत को देखकर रोने लगी। कभी कभी मैं अपनी माँ से इस बात की शिकायत करती कि आप मुझे इस दुनिया में छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई, मुझे अकेला इस नर्क में धकेल कर चली गई। और मेरे पापा, उनका भी अब कुछ अता पता नहीं था। मुझे मामा के जरिए ही ये बात पता चली थी कि माँ को तलाक देने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और अब उनकी दूसरी शादी से 2 बच्चे हैं, जिनके साथ वो खुशी खुशी रह रहे हैं। ये सब सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि काश वो मेरी माँ के साथ समझौता कर लेते, तो मैं भी एक हंसी खुशी परिवार के साथ आराम से रह रही होती।
यहाँ तो मैं पूरी तरह से मामी के रहमो करम पर पड़ी हुई हूँ। ये सब सोचते ही मुझे बहुत तेज रोना आने लगा। और उस दिन तो हद ही हो गई जब मैंने खुद अपने बाप को उनके बच्चों के साथ देखा। मेरी आंखों में बेपनाह हसरत थी। मैं उन्हें एक बार भी पुकार न सकी और फिर इसके बाद ही वो रिश्ते वाला मामला हो गया। उस दिन जब मैं बिस्तर पर लेटी तब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं कितनी ज्यादा थकी हुई हूँ। और फिर अचानक से मुझे कपकपी लगने लगी। तब मुझे समझ आया कि 2 दिन से लगातार इतने ठंडे पानी में काम करने की वजह से मुझे बुखार हो गया है। मैंने उठकर बुखार की दवा खाई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बुखार इतना तेज था कि दवा ने कोई असर नहीं दिखाया और मैं सारी रात तड़पती रही। सुबह जब हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी तब जाकर कहीं मुझे नींद आई। मेरे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उठकर कोई भी काम करूं, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि ये मेरे उठने और काम करने का समय है। पर मेरा शरीर जवाब दे गया था, लेकिन दिमाग को तो सब पता था ना। और इसी डर की वजह से अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी। बार बार मेरी नजर घड़ी पर जाती और मैं यही सोच रही थी कि अब मामी जब मुझे किचन में खड़ा नहीं देखेंगी तो फिर पूरे घर में हंगामा कर देंगी। कल रात भी वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा बजा और मुझे पता चला कि मामी जाग गई हैं। उन्होंने तड़के मुझे किचन में नहीं देखा तो तुरंत मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी। मुझे देखते ही कहने लगी, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो? चाय कौन बनाएगा? मैंने उन्हें कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींचकर एक तरफ खड़ा किया और कहा, तबीयत का बहाना किसी और से बनाना। अभी तुरंत नीचे जाओ और चाय बनाओ। मैंने उनकी तरफ रोते हुए देखा और कहा, मामी, एक अनाथ पर इतना जुल्म भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि भगवान की लाठी बेआवाज होती है। जैसे ही उन्होंने मेरी ये बात सुनी, उनके माथे पर बल पड़ गए। मैंने उन्हें पहली बार मुंह खोलकर जवाब दिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरी तकलीफ हद से ज्यादा हो चुकी थी और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं उनके मंसूबों को नहीं समझ पाई। मैं जैसे ही नीचे गई और चाय बनाने लगी तो उन्होंने फौरन मेरे लिए 1 कप चाय भर दी और कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, ये लो चाय पियो। और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने वो गरम गरम चाय मेरे चेहरे पर फेंक दी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। पूरा घर मेरी चीखों से गूंज उठा। उनकी बेटी के लिए जो रिश्ता आया था, उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था। इसी जलन में उन्होंने मेरे चेहरे को जलाने का घिनौना प्लान बनाया। मैं दर्द की तेजी से बिलबिला रही थी, लेकिन मुझे राहत देने के बजाय उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं वहां पूरी रात तड़पती रही। रात के शायद 11 बजे होंगे जब दरवाजा खुला और मैंने सामने मामा को देखा, जो शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने मेरे सामने खाना रखा। मैंने मुंह फेर लिया और कहा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक भगवान मुझे इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। अब मैं आपके लिए दिल से कोई दुआ नहीं कर सकती। मेरे लिए मामी के लिए सिर्फ बद्दुआ है। उन्होंने मेरी बात सुनी और गुस्से में खाना वापस ले गए। अभी वो कमरे से गए ही थे कि तभी मुझे अचानक बाहर से चीखने की आवाज आई। दरवाजा बंद था, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन तभी किसी ने मेरा दरवाजा खोल दिया और बाहर आने का इशारा किया। वो मामी का सबसे छोटा बेटा था। वो मुझसे कहने लगा, मेरी माँ को माफ कर दो, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं जैसे ही बाहर दौड़ी तो देखा कि मामी पूरी तरह झुलस चुकी थी। उनका चेहरा और शरीर भयानक रूप में बदल चुका था। वो बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, कभी अपने पति से माफी मांगती तो कभी दर्द से तड़पती। मामा उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामी ने मेरा इंतजार किया। जैसे ही मैं उनके सामने पहुंची, वो मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मेरी हालत देखो, मैं मरने के करीब हूँ। मैं पूरी तरह से जल चुकी हूँ। मैं फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। कल तक जो औरत मुझ पर जुल्म की सारी हदें पार कर रही थी, आज वो मेरे सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांग रही थी। हालांकि मैं उन्हें माफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी हालत इतनी दर्दनाक थी कि ये सब देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में कैद कर लिया हो। उनके साथ जो हादसा हुआ उसे बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो मुझे बंद किए जाने के बाद जैसे ही किचन में दाखिल हुई और उन्होंने गैस जलाई
तभी अचानक आग ने उनके पूरे शरीर को अपनी लपेटों में ले लिया। वो भागकर बाहर आई, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वे वहीं गिर पड़ी। उनकी कमर की हड्डी में बुरी तरह चोट लग गई। वहीं पर जब उनकी बड़ी बेटी ने ये सारा नजारा देखा तो उसने अपनी माँ को बचाने के लिए उन पर पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि आग ने उनके पूरे शरीर को जलाकर कोयला बना दिया। सिर्फ उनका चेहरा बच गया। जब मैंने शीशे में अपने चेहरे के निशान देखे और उन्हें देखा तो मुझे भगवान के इंसाफ पर भरोसा हो गया। भगवान ने उन्हें भी मेरे दर्द का एहसास उसी तरह से कराया था। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल से जो खबर आई वो सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी माँ की मौत का बदला लिया गया हो। खबर ये थी कि मामी अब हमेशा के लिए लाचार हो गई हैं और दूसरों पर मोहताज बन गई हैं। ये सुनकर मुझे खुशी तो नहीं हुई, लेकिन इस बात का एहसास जरूर हुआ कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मामी काफी लंबे समय से अपने लिए मुसीबत के बीज बो रही थी और आज जब उनके जुल्मों की फसल तैयार हुई तो उसने उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ा। वे बुरी तरह से झुलस गईं और लाचार होकर बिस्तर से लग गईं। ये भगवान का सबसे बड़ा इंसाफ था। वो मुझसे बार बार माफी मांगती, लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। मैं इतनी जल्दी उन्हें उनके सारे गुनाहों के लिए कैसे माफ कर देती? वे जुल्म जो मैंने सालों तक सहे थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल उनकी तरह पत्थर नहीं बन सका। मैंने उन्हें माफ कर दिया। वो घर आ गईं। उनके लिए मामा ने एक केयर टेकर का इंतजाम कर दिया। मैं अब उनके कमरे में कम ही जाती थी। उधर मेरे एग्जाम्स भी शुरू हो चुके थे और मैं मन लगाकर उसकी तैयारी करने लगी। मामा ने घर में एक नौकरानी भी रख दी, जिससे मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी और मैंने सुकून की सांस ली। जो कुछ भी मामी ने मेरी माँ के साथ किया था, उससे बढ़कर उन्हें सजा मिल गई थी। मेरी माँ तो इस दुनिया से विदा होकर कहीं न कहीं सुकून की जिंदगी गुजार रही होगी, लेकिन अब मामी का क्या होगा? उन्होंने इस दुनिया में रहकर जिल्लत और रुसवाई को गले लगाया था। एक अनाथ पर जुल्म करके उन्होंने अपने गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी कर ली थी कि भगवान को भी उन पर तरस नहीं आया। अब वे एक लाचार जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। जब भी मैं उनके कमरे के पास से गुजरती हूँ तो उनकी रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे समय में उनकी सगी औलादें भी उन्हें छोड़ चुकी हैं। मामा अब दूसरी शादी के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। मुझे ना तो इन बातों में कोई खुशी है और ना ही कोई दुख। मैं तो बस भगवान के इंसाफ को देख रही हूँ। मेरी जिंदगी में अब सुकून आ गया है, क्योंकि मेरी जिंदगी को दुखों से भरने वाली अब खुद बिस्तर से लग गई है। मामी अब अपने कर्मों की सजा भुगत रही हैं। मैं पढ़ लिख कर अब एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ। मामा ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। उस रिश्ते को देखकर मुझे ये उम्मीद है कि मेरी आगे की जिंदगी बेहतर गुजरेगी। मैंने इतने साल जिस नरक में रहकर गुजारे हैं, अब उसके दरवाजे बंद होने वाले हैं। मेरे होने वाले पति बहुत चाहते हैं मुझे और एक नेक दिल इंसान है। उनकी नजर में किसी को सुकून देना ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। मैं एक ऐसे बेहतरीन इंसान के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। उनका जो जमीर मैंने अब तक देखा है, उससे मुझे उम्मीद है कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। दूसरी ओर मामी अब सिर्फ दूसरों पर बोझ बनकर रह गई हैं। उनके अपने सगे संबंधी भी अब उनकी ओर नहीं देखते। उनकी दुनिया अब एक कमरे तक सीमित रह गई है। अक्सर उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। जो कुछ भी वे अब तक करती आई थीं, उसका अंजाम ही आज वे भुगत रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।